अस्सलाम वालेकुम। तो फैजी रहमान, मैं सीटैक की तरफ से और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों का इस प्रोग्राम में एक बार दोबारा से इस्तकबाल करता हूं। जैसा आप लोगों को पता है, ये सेशन जो है ब्रदर आमिर अंसारी लेंगे। और आमिर अंसारी साहब के बारे में मैं बता दूं, काफी सीनियर करियर काउंसलर हैं। मदनी हाई स्कूल में असिस्टेंट हेडमास्टर की पोस्ट पे हैं अभी। और इनका एक बड़ा ही फेमस कॉलम आता है इनकलाब में। इनकलाब जो न्यूज़पेपर है, उसमें करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग एक कॉलम आता है, और इसमें बच्चों से सवाल जवाब भी ये एक्सचेंज करते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं अभी माइक जो है हैंड ओवर करूंगा वर्चुअली ही आमिर अंसारी साहब को। आमिर भाई, ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का जो सेशन है, इसके दूसरे दिन की शुरुआत में जो टॉपिक दिया गया है वो डिसीजन मेकिंग को लेकर है कि करियर गाइडेंस का जो जब वक्त आता है, खासतौर पे 10th और 12th के बाद में, तो जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर है, फैसला लेने की जो कुव्वत है, सलाहियत है, ये किस तरह से हम बच्चों को उस बारे में मदद कर सकते हैं। तो बीइंग अ करियर गाइडेंस वर्कर, मैं एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि हम लोग जब भी करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग किसी भी बच्चे की करें या हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह करें, तो इस बात को सामने हमेशा रखें कि हमको कभी भी दूसरे की लाइफ का डिसीजन खुद नहीं लेना है। डिसीजन हर तालिब इल्म, हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए या हर तालिब इल्म खुद के लिए वो खुद लेगा। डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, उसमें हम लोग बच्चों की और वालिदैन की रहनुमाई करते हैं कि आप अगर इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा। जैसे एक शॉप में अगर आप शॉपिंग मॉल में खरीदारी के लिए जाते हैं, तो एक डिस्प्ले लगा हुआ होता है कि कौन से फ्लोर पर क्या है, कौन से फ्लोर पे कौन सी शॉप नंबर में कौन सी चीजें मिल रही हैं, वॉलेट कहाँ मिल रहा है, पैंट शर्ट कहाँ, जेंट्स के ट्राउजर्स कहाँ मिल रहे हैं, या पर्टिकुलर जो है वो टॉयज कहाँ मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक इंडिकेटर्स होते हैं जो एक जो कंज्यूमर होता है, जो कस्टमर होता है, उसको हेल्प करते हैं कि इस शॉपिंग मॉल में किस तरह से खरीदारी की जाएगी और कम वक्त में वो जो भी कंज्यूमर होगा वो वहां से अपनी चीजें लेकर निकल जाएगा। तो बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ करियर गाइडेंस वर्कर, हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि वी आर द फैसिलिटेटर्स, हम सहूलतकार हैं। हमको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर चीजों को खोल खोल कर सामने रखना है। जो चीजें बच्चों तक नहीं पहुंची हैं, जो इंफॉर्मेशन, जो फील्ड्स, जो करियर ऑप्शंस, जो स्कॉलरशिप स्कीम्स या जो इंस्टीट्यूशंस की मालूमात बच्चों को नहीं है, हमको वो मालूमात बच्चों को पहले फराहम करना है। और उसके बाद में बच्चे की सलाहियत के एतबार से, उसकी दिलचस्पी और उसके इंटरेस्ट के एतबार से, उसकी पर्सनैलिटी और उसकी फितरी रुझान के एतबार से, उसके इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से हम लोगों को अपनी रहनुमाई के काम में बच्चे की हेल्प करना है। बच्चे के हम मददगार होते हैं, ना कि उसके लिए डिसीजन मेकर्स होते हैं। पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को कन्वे करना। हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, और हमारे वहाँ जो 3 इश्यूज हैं बड़े, जिसकी वजह से हमारे बच्चे राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोगों में जो एजुकेशन है उसको प्रायोरिटी हासिल नहीं है। और हम लोग सिंसियरिटी के साथ में, बहुत ही कम पेरेंट्स और परिवार में, खानदान के अंदर जो है वो एजुकेशन को लेके सिंसियरिटी है। तो एक तो ये वजह है जिसकी वजह से हमारा अच्छा जो टैलेंट है वो ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरी वजह है कि 10th और 12th के बाद हायर रेट ऑफ ड्रॉप आउट है, और उसकी वजह है कि पुअर इकोनॉमिकल कंडीशन, जो हमारे घरों की और माशी हालात हैं हमारे अतराफ के, वो ठीक नहीं है। और दूसरी चीज है कि जो पढ़ने का जो पूरा एक इकोसिस्टम है वो बहुत डिस्टर्ब है। हमारे आस पड़ोस में
अगर कोई फैमिली में हर कोई पढ़ रहा है तो तालिब इल्म पर एक सोशल प्रेशर होता है कि ही शुड आल्सो लर्न, ही शुड आल्सो एक्वायर सम नॉलेज, और कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करे, हायर एजुकेशन के लिए जाए। लेकिन अगर आसपास में कोई ऐसे तालिब इल्म नहीं है या घर में ही कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो ऐसे वक्त में भी बहुत परेशानी होती है। और तीसरी चीज जो है वो लैक ऑफ गाइडेंस है, जिसके लिए पूरा का पूरा सीटैग है या पूरा का पूरा हमारे कई जो है वो गाइडेंस सेंटर बनाए गए हैं, ताकि ये गाइडेंस ना होने की वजह से जो इश्यूज होते हैं वो हमारे बच्चों को ना हो। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी 12th पास हैं, कॉमर्स लिया है, साइंस लिया नहीं था, और कह रहे हैं कि हमको मेडिकल फील्ड में जाना है, या कुछ बच्चों ने ह्यूमैनिटीज लिया था, बैच ड्रॉप कर दिया था, और अब वो जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या और कोई जो इस तरह की कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट की चॉइस का मसला है, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन की चॉइस का मसला है, ये या जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हमको पता नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा सोच रहा है कि मैं इतनी फीस कहाँ से लाऊंगा, और वो वहां से ड्रॉप आउट हो जा रहा है। तो ये लैक ऑफ गाइडेंस, पुअर इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कंडीशंस, और लैक ऑफ प्रायोरिटी इन एजुकेशन, ये तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। हम लोग थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं। जनरली मेरे ख्याल से इस उन्वान पर बात तो हुई होगी कल, और आप लोग खुद भी इस तरह के मौजू को लेकर क्लास में और स्कूल में और कॉलेजेस में बात कर रहे होंगे। तो उसी को थोड़ा सा एक अलग पैराए में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि करियर का सिलेक्शन आमतौर पे हमारे माशरे में कैसे होता है। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो करियर का सिलेक्शन किस तरह से करते हैं। वो पहले जो क्या बोलेंगे, मरऊब हो जाते हैं या मुतासिर होते हैं अपने फ्रेंड्स के चॉइस से। वो पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये हमारे फ्रेंड है, वो कौन सी फील्ड में जा रहे हैं, वो कौन सा कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, वो कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्या कहेंगे कि करियर के चॉइस का या डिसीजन मेकिंग का जो उनका प्रोसेस है, वो जब स्टार्ट होता है तो वो पहले दूसरों को देखकर स्टार्ट होता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। और उसमें दूसरों में सबसे क्लोज चूंकि उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके दोस्त अहबाब होते हैं, लिहाजा वो ये सोचते हैं कि भाई 5वीं से 10वीं तक के तो हम इनके साथ पढ़े हैं, तो चलो आगे का सफर भी इन्हीं के साथ रहेगा। तो एक फ्रेंड का चॉइस उनके लिए बहुत ज्यादा असर करता है उनके खुद के फैसले पर। दूसरी चीज होती है वो है पेरेंट्स का विश। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे खानदान में ये रिवायत होती है कि भाई जो फैसला बच्चों के लिए लेना है वो उनके पेरेंट्स करेंगे। और बच्चा छोटा होता है, बच्चे को तो दुनिया नहीं पता है, या कुछ पेरेंट्स जो है वो पहले से कुछ प्लान करके चलते हैं कि मुझे इसको बिजनेसमैन ही बनाना है, मुझे इसको डॉक्टर भी बनाना है, मुझे इसको इंजीनियर ही बनाना है, या मुझे आईटी फील्ड में ही भेजना है, या मेरा ख्वाब था कि मेरे घर में कोई जो है वो लॉयर बने, या कोई उसी तरह का कोई टीचर बने या कोई प्रोफेसर बने। तो ये करियर चॉइस का या डिसीजन मेकिंग का एक जो दूसरा तरीका है कि हम लोग जो है वालिदैन अपनी ख्वाहिशात को बच्चों पर थोड़ा सा लादने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से शायद सही या गलत डिसीजन हो सकता है। तीसरी वजह जिसको हम लोग कहेंगे कि एक अट्रैक्शन होता है बच्चों में कि भाई अभी क्रिकेट का टाइम है, आईपीएल का मैच होता है, 2 महीने के लिए 2-4 रुपए जो है वो एक नए खिलाड़ी को मिलता है, या उसी तरह से जो है वो एयरपोर्ट है, या शिपिंग इंडस्ट्री है, या फिर ये आईटी वर्ल्ड है, या फिर जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है ग्लैमर से भरी हुई, या इस तरह का और जो अट्रैक्शन वाली चीजें हैं, पायलट है और एयर होस्टेस है, या इस तरह का कोई और चीज जो बच्चे को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ कि हम इस तरफ जाएं और शायद हमारा करियर बेहतर हो सकता है। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए जो मतलब तीसरे ग्रुप को अट्रैक्ट करता है, वो उनका यानी डिसीजन वो लेते हैं वो सिर्फ मियर अट्रैक्शन की वजह से कि उसके अंदर उसकी मार्केटिंग खूब होती है, इसके लिए बच्चे वहां चले जाते हैं। और ज्यादातर मेजोरिटी हमारे जो बच्चे होते हैं, दे आर गोइंग विदाउट एनी थॉट। वो सोचते हैं कि अभी ठीक है, अभी 10th ये स्कूल में पढ़ा,
अभी कॉमर्स यहाँ लेकर देख लेते हैं, साइंस वहां लेके पढ़ के देख लेते हैं, थोड़ा 2 साल और 2 साल और बाकी हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं, फिर आगे डिसीजन लेगी। और ज्यादातर हमारे जो क्राउड है वो इसी तरह से जाता है कि दे आर नॉट मीन्स कोई तैयारी नहीं है और आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग डिमांड और पैसा इस तरह के चक्कर में रहते हैं कि भाई कहाँ शॉर्टकट में हम लोग ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो ये 3-4 जो मिसालें हमने दी है यानी डिसीजन मेकिंग के लिए जो बच्चे को मुतासिर करती है पेरेंट्स को, तो उसमें से सही आंसर क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा जानने की समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, करियर चॉइस में 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक है स्टूडेंट जिसको डिसीजन लेना है, और एक करियर ऑप्शंस हैं बहुत सारे जिनमें से किसी एक को पिक करना है। तो ये दो जो चीजें हमारे इस करियर सिलेक्शन के प्रोसेस में इम्पोर्टेंट है, रोल अदा करती हैं। उसमें ज्यादातर हमारा फोकस, हमारे बच्चों का फोकस जो है वो करियर ऑप्शंस पे होता है कि भाई AI ML क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, डेटा साइंस है, फिर अभी क्रिप्टो करेंसी है और ब्लॉकचेन मैनेजमेंट है, फिर रियल एस्टेट मैनेजमेंट है, या CA है, शिपिंग इंडस्ट्री है, नॉटिकल साइंस है, पायलट है। अरे हम लोग, हमारे बच्चे, कुछ बच्चे जो करियर ओरिएंटेड होते हैं वो उनका पूरा फोकस करियर ऑप्शंस को मालूम करने की तरफ होता है। ये मतलब बात सही है कि एक स्टूडेंट को करियर ऑप्शंस की मालूमात होना चाहिए ताकि वो उनमें से सही चीज को पिक कर सके। बट मेजर फोकस वहां ना होते हुए हमारा एक्चुअल फोकस जो है वो अपने हमको बच्चों को ये जो बात करनी है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना ज्यादा जरूरी है, या उस पर भी उतना ही कंसंट्रेट करना जरूरी है जितना आप करियर ऑप्शंस को जानने की और समझने की कोशिश में लगा रहे हैं। तो यहाँ से आपको और हमको थोड़ा बच्चों को गाइड करना बहुत जरूरी है कि अगर आपको अपनी लाइफ का कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन लेने के लिए आपको एनवायरनमेंट और सरकमस्टेंसेस को तो देखना ही है, लेकिन उसका असर जिस पर पड़ने वाला है वो तो खुद आप है। लिहाजा आप अपने आप को जब तक इवेलुएट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप का सही एनालिसिस नहीं करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके मतलब पोटेंशियल क्या है आपकी, तो उस वक्त तक के आप अपने बारे में सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे डिजाइनिंग फील्ड में जाना है, या मुझे जो है वो लॉ की फील्ड में जाना है, तो आप कैसे लॉयर बन सकते हैं उसका प्रोसेस को जानना बहुत आसान है, लेकिन क्या आप लॉ फील्ड के लिए सूटेबल हैं? आप जो ये डिसीजन ले रहे हैं कि आई वांट टू बिकम अ लॉयर, उसको अपनी सलाहियतों की जांच करनी पड़ेगी कि लॉयर को जो जो फील्ड्स की में काम करना है उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स होती है कि भाई एक लॉयर को प्रेजेंस माइंड उसका होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको गुड लिसनर होना चाहिए, उसको बहुत पेशेंस वाला होना चाहिए, उसको जो है वो रिसर्च वर्क करने वाला होना चाहिए। तो ये जो इस तरह की सलाहियतें जो एक लॉ फील्ड के लिए लगती हैं, वो लॉ फील्ड में जाने से पहले अपने आप को एनालाइज करना जरूरी होता है। वैसे ही सारी फील्ड्स के बारे में तो हमको बच्चों को ये बताना है कि भाई आज और 10 साल के बीच में बहुत फर्क आ गया। पहले 10 साल पहले करियर ऑप्शंस लिमिटेड थे और करियर चॉइस करने के लिए उतनी ज्यादा वैरायटी नहीं थी। हाँ, करियर के बारे में बताने वाले लोग भी कम थे, लेकिन वो बहुत बड़ी मुश्किल नहीं थी, क्योंकि थोड़ा बहुत भी टीचर्स से, कॉलेज के प्रोफेसर से या इंस्टीट्यूशंस की मालूमात से हम करियर का डिसीजन ले लेते थे। लेकिन आज इंफॉर्मेशन देने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। ऑलरेडी हमारे पास नेट पर इतने सारे करियर ऑप्शंस की मालूमात है, या उसी तरह से और भी इंफॉर्मेशन का एक फ्लो है। बट यहाँ पर जो राइट डिसीजन लेने वाला जो बंदा है, अगर वो अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाता तो उसके लिए बट इश्यूज हो सकते हैं। ये 3 चीजों पर आप थोड़ा बच्चों को फोकस करवाइए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। चूंकि हम लोग डिसीजन मेकिंग जो करने की बात कर रहे हैं आज के सेशन में, वो करियर से रिलेटेड ही है, इसलिए ये
सारी चीजें करियर वाली ही हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज आपको बच्चों को ये बताना है कि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग्स द ह्यूमन बीइंग्स। नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम इन दिस वर्ल्ड, है ना। हमारे आंखों की जो रेटिना है, हमारे फिंगरप्रिंट्स है, वो आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी लोग दुनिया में आए हैं और आने वाले हैं, वो किसी का भी सेम नहीं है। तो ये एक छोटी सी मिसाल है, आप बाकी फिर बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं कि भाई आदमी का सोचने का स्टाइल अलग होता है, आदमी का समझने का स्टाइल अलग होता है। कोई बहुत ज्यादा जो है वो ऑडिटर लर्नर होता है, यानी सुन के समझता है, कोई जो है वो पढ़ कर समझते हैं, कोई देख कर समझते हैं। जो इवन ट्विंस होते हैं, जो शक्ल और सूरत में एक जैसे होते हैं, जिनकी ड्रेस और वो सारे सेंस एक जैसे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके मिजाज में और उनके बहुत सारे दूसरे काम करने के ढंग में, अंदाज में वो फर्क होता है। तो हमने जो ऊपर पहली 2-3 बातें की थी ना कि भाई दोस्त को देखकर करियर का चॉइस करना, या पेरेंट्स के विश पर करियर का चॉइस करना, या सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से, तो ये बातें हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई आप दूसरों से मुतासिर होकर खामखा करियर का चॉइस ना करें। हाँ, दूसरों से मुतासिर होकर आप उनसे इंस्पायर हो और उनकी फील्ड के बारे में मालूमात लेकर, उनकी पर्सनालिटी को समझ कर कि भाई हाउ ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, वो आप अगर उसको जज करके फील्ड में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज जो बच्चों को फोकस करके बताना है कि भाई जैसे दो इंडिविजुअल सेम नहीं है, वैसे दो प्रोफेशन भी सेम नहीं है। भाई जो भाई अभी हमारी स्कूल में कल हमने प्रेजेंटेशन एक दिया था एरोडायनेमिक्स का और इलेक्ट्रिक कार का, और साथ में फिर ड्रोन को हमारे बच्चों ने उड़ाया था, उसका डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह था। तो ये जो दो फील्ड है, समझ लीजिए कि जो बंदा पायलट बनता है और एक बंदा है जो हवाई जहाज चला रहा है और एक बंदा है जो हवाई जहाज को बना रहा है, दोनों के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो अलग अलग है। समझ रहे हैं? जो फोटोग्राफी कर रहा है नॉर्मल और जो ड्रोन से फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मतलब जो नॉर्मल फोटोग्राफर है उसके लिए मुश्किल है कि वो ड्रोन से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सके। ऐसा मुमकिन है कि दोनों कर ले, लेकिन फोटोग्राफी के लिए जो स्किल्स लगती है और इंजीनियरिंग की जो स्किल्स लगती है और उसी तरह से फैशन डिजाइनर के लिए जो स्किल्स लगती है, उसी तरह से पायलट और टीचिंग के लिए, टीचर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए भी स्किल लगती है, लॉयर बनने के लिए भी स्किल लगती है, वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। हर प्रोफेशन की अपनी डिमांड है। जो क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स के साथ में भी आप देखिए आज क्रिकेटर्स के लिए सिर्फ स्पोर्ट्समैन नहीं जाते, साथ में जो है वो पूरा उनकी हेल्थ टीम जाती है, उनका जो फिजिकली फिट रखने के लिए उनके जो डाइट को देखने के लिए अलग लोग हैं। तो फील्ड्स बहुत सारी है और फील्ड्स अलग अलग हैं दूसरों से। तो हम लोगों को ये फील्ड्स की अलग अलग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तीसरी चीज ये, हमको हर बच्चे को ये बताना है कि अपने आप को इंफीरियर ना समझे। हो सकता है आप किसी डिसेबिलिटी के साथ में हो सकता है आपके पुअर मार्क्स हो सकता है आप स्पोर्ट्स में अच्छे ना हो, यानी आपकी जो क्या कहेंगे हम लोग, वीकनेस को आगे रखकर अपने आप को कमजोर ना करें, बल्कि आप ये देखिए कि आपके अंदर टैलेंट कौन सा है। हमारे पास हमारी स्कूल और कॉलेजेस में ऐसे कई बच्चे जिनको हम लोग बहुत कम मार्क्स, पुअर परफॉर्मेंस ऐसे रिमार्क्स देते थे, लेकिन आज वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े अच्छे फ्लैट्स हैं, आधी दुनिया घूम चुके हैं। लेकिन हमने एज ए टीचर उनको रिमार्क दिया था कि योर परफॉर्मेंस इज वेरी पुअर, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर है ना। हमने उनकी पूरी यानी वो एज अ इंडिविजुअल पुअर है ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इस पर भी थोड़ा सा फोकस हमको बच्चों को दिलाना है कि थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। और जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो बच्चों को हाईलाइट करना है हमको, वो है कि हम लोग अब अपने आप को कैसे जज करेंगे। तो हर इंडिविजुअल, हर बच्चे को ये देखना पड़ेगा पहले कि वो उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, वो किस तरह से सीखता है, समझता है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसका हम लोग ये कहेंगे कि मेमोरी पावर उसका, या उसका मैथ्स सीखने का स्किल, उसका नंबर सीखने का स्किल, ये इंटेलिजेंस लेवल उसका क्या है, ये हमको पता लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए हर फील्ड के अंदर 3 तरह के लोग
आमतौर पे है। हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं वो पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, उसी फील्ड के अंदर एवरेज इंटेलिजेंस के लोग भी हैं, और उसी फील्ड के अंदर थोड़ा सा वर्कर टाइप के लोग भी हैं। जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, या एक हॉस्पिटल में आपको सिर्फ सर्जन या सिर्फ जो है वो एमडी डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, बल्कि वहां पर आपको टेक्नीशियंस भी मिलेंगे, वहां पे आपको अकाउंटेंट्स भी मिलेंगे, और वहां पर एक छोटा मोटा जो है वो रिसेप्शन पे बैठे हुए या प्यून टाइप के लोग, या जिसको अटेंडेंट कहते हैं हम लोग, उस तरह के लोग भी मिलेंगे। सारे देखो, ये सारे लोगों का काम है एक पेशेंट की मदद करना, है ना, हॉस्पिटल में अगर रहते हैं तो। लेकिन तीनों का काम अलग अलग है, और वो काम अलग होने की वजह उनका इंटेलिजेंस लेवल। जो बंदा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, वो एनेस्थीसिया का जो बंदा जो ऑपरेशन करता है, ऑपरेट करता है सर्जन, वो दोनों का इंटेलिजेंस लेवल सेम नहीं है, दोनों का इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग है। तो आप मेडिकल फील्ड को जा रहे हैं तो आप नीट 2 बार दे रहे हैं, 3 बार दे रहे हैं, 4 बार दे रहे हैं, आपको ये पता लगाना पड़ेगा आपके मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, खामखा रिपीट करके आपको क्या मिलने वाला है। तो जे डबल है या क्लैट है या इसी तरह की जितने भी आप एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये एक फैक्टर होता है इंटेलिजेंस लेवल का। तो ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। उसी तरह से आप देखिए पुलिस का महत्व, अभी पुलिस के डिपार्टमेंट में आपको आईजी ऑफिसर भी मिलेंगे, सीआईडी ऑफिसर्स भी मिलेंगे, आईएएस ऑफिसर्स भी मिलेंगे, और एक पुलिस कांस्टेबल भी मिलेगा। ये है दोनों भी पुलिस में, लेकिन ये जो डिफरेंस है ना इंटेलिजेंस का, ये नेचुरल है, ये बताना पड़ेगा बच्चों को। लोगों ने इसको थोड़ा वो मिसयूज किया है कि भाई जो छोटी जात के हैं शायद, वो हमारा हिंदुस्तान के अंदर जो सोशल पूरा सिस्टम है ऐसा कि भाई जो निचली जात के लोग हैं उनका इंटेलिजेंस लेवल भी कम होता है, और जो ऊंची जात के होते हैं वो इंटेलिजेंस लेवल भी उनका हाई होता है। ये उन्होंने एक मिसकंसेप्शन कुछ लोगों ने बनाया, जिसको लोगों ने पूरी तरह से अब तो उसको बाइकआउट किया हुआ है। उसी तरह से कुछ कौमें अपने आप को बहुत हाईली इंटेलिजेंट समझती हैं। तो हम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये इंसानियत को अल्लाह ताला ने एक 3 हिस्सों में तकसीम किया है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमने जो जहानत है वो किसी को इतनी दिया, इशारे करके मुट्ठी भर दिया, किसी को चुटकी भर दिया, किसी को बहुत ज्यादा दिया। तो एक इंडिविजुअल ये पता करे कि उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है। कैसे पता करेगा वो? देखिए, हमको बच्चों को ये कहना है कि एक तो आपका जो एकेडमिक रिजल्ट है उससे आपको मालूम पड़ेगा आपका एवरेज परसेंटेज क्या आता है, और इसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस थोड़ा सा बताता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। और दूसरा, रोजमर्रा की आपकी जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसमें भी आपको समझ में आता है कि आप कितने आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। यानी ये जो एक एक टॉपिक है ना, इस पर साइकोलॉजी का जब आप पूरा काउंसलिंग का डिप्लोमा करेंगे तो ये एक एक टॉपिक को लेकर आपके तकरीबन 10 से 15 लेक्चर्स होते हैं। तो थोड़ा सा आप इस पे और ज्यादा गौर करें, अपने घर पे जाके जब स्टडी करेंगे तो इन टॉपिक्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए चीजों को पढ़ें आप। दूसरा है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को हम लोग अगर इंटेलिजेंस से रिलेट करके कहें तो इंटेलिजेंस जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है उसको एप्टीट्यूड कहते हैं। यानी किसी बंदे के अंदर ऐसी कोई खूबी जो उसकी उसका नेचुरल टैलेंट है। जैसे सचिन तेंदुलकर का नेचुरल टैलेंट है, विराट कोहली का नेचुरल टैलेंट बैटिंग है, बैट्समैनशिप है। हालांकि वो लोग क्रिकेटर्स हैं, लेकिन दे आर नॉट गुड बॉलर्स, दे आर नॉट गुड, दूसरी फील्ड में शायद वो इतना एक्सेल नहीं कर पा रहे जितना कि वो बैटिंग में कर रहे हैं। तो हमारे वो बच्चे जो ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं, वो बच्चे जो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, वो बच्चे जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छे हैं, वो बच्चे जो स्टेज पर तकरीर बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे ओरेटर्स हैं, वो बच्चे जो डिबेट कर रहे हैं, वो बच्चे जो ये सब स्टेज वगैरह राइटिंग ये सब नहीं, बल्कि वो पूरा मैनेजमेंट जिनका बहुत अच्छा है, वो एटिकेट्स के एतबार से बहुत अच्छे हैं, वो इंतजामी उमूर में बहुत अच्छे हैं। तो ये हम लोगों को बच्चों को बताना होगा कि आप अपने आप को तलाश कीजिए कि आपका स्पेसिफिक इंटेलिजेंस क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका बेस्ट क्या है, आपको कौन सी चीज बहुत अच्छे से करने समझने आती है। कुछ बच्चे जो एकेडमिकली पुअर होते हैं ना, वो मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा होता है, या उनका डिजाइन वाला पावर बहुत अच्छा होता है, या उनका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। तो
हमारे स्कूल के सिस्टम में खासतौर पे जो हमारे वो बच्चे हैं जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस कम होता है ना, उनको थोड़ा गाइडेंस करने में उनको तकलीफ होती है कि भाई जो एवरेज मार्क्स ला रहे 45-50% ला रहे, तो उनको एप्टीट्यूड पर फोकस करवाना बहुत जरूरी है। यानी आप कौन सा काम पोटेंशियल के साथ में बहुत इजीली कंफर्टेबली कर लेते हैं। तीसरी चीज जो है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो आमतौर पे करियर ऑप्शंस की सिलेक्शन की बात आती है तो जनरली लोग बोलते हैं कि भाई वही फील्ड में जाने का जिसमें इंटरेस्ट हो। बट इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत टेंटेटिव होता है ये। अ, हर लेवल और एज के साथ में और सरकमस्टेंसेस के साथ में बदलते रहता है। बट बच्चों को ये हमको कहना है कि भाई इंटरेस्ट का मतलब, जैसे आपको जो है वो फुटबॉलर बनना है, लेकिन आप, अगर ये बात आपकी सही है तो फिर फुटबॉलर बनने के लिए आपका 4 घंटा 5 घंटा मुसलसल दौड़ने का स्टेमिना भी तो होना चाहिए। आपके नीज में प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ में इशू है, आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, तो आपका इंटरेस्ट आपके काम नहीं आने वाला है। या आपके सिर्फ बोलने से आप वो फील्ड में नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट थोड़ा टेंटेटिव होता है, इसमें बच्चों को बोलना है कि आप जो जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि भाई मुझे पायलट बनना है, तो आप पायलट वाली जो जिंदगी है उसको कितना जानते हैं, वो थोड़ा आप स्टडी करें ताकि आपका सही इंटरेस्ट वाकई है या नहीं। क्योंकि इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि फिर जैसे भी हालात हो आदमी उसमें दमखम लगाता है, वो सारे हालात को मतलब टैकल करता है, मुसीबत को बर्दाश्त करता है। तो इंटरेस्ट के लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर होना चाहिए। अभी देखिए हम लोगों ने अपने स्कूल के बच्चों को मेडिकल कॉलेज लेकर गए, एमबीबीएस जहाँ की पढ़ाई होती है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी जहाँ होता है, फिजियोथेरेपी जहाँ होते हैं, वो बच्चों ने सारे चीजें को देखी। और उसी तरह से हमने उन्हीं बच्चों को वेटरनरी कॉलेज लेकर गए जहाँ पर जानवरों के पूरे जो है इलाज होता है, जानवरों की डिजीजेस कैसे पता चलती है। ये जो अभी कोविड का पूरा जो दौर था उसमें इस तरह से वो जो व्हाइट कैट से पहले वायरस आया, उसके बाद में वो मुंतकिल कैसे हुआ, फिर रिसर्च करने के अलावा कई बीमारी अगर किसी पेट एनिमल को होती है तो उसका इलाज कैसे होता है। फिर उन्हीं बच्चों को, उसमें से कुछ बच्चों को आईआईटी बॉम्बे लेकर गए, कुछ बच्चों को हम लोग फार्मेसी के कॉलेज लेकर गए। तो जितने ज्यादा यहाँ पर यानी 10th और 12th लेवल तक के 9वीं से लेकर 8वीं 9वीं से लेकर 12वीं तक के जितने ज्यादा करियर ऑप्शंस हम बच्चों को बताएंगे तो उनका इंटरेस्ट जो है ना वो पता करना आसान होगा। अगर इन फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कम है तो बच्चा बोलेगा 2-4 फील्ड के नाम मालूम है, वो खाली उसी का नाम लेगा। तो इंटरेस्ट के लिए जरूरी है कि हमको पेरेंट्स को ये बोलना है, बच्चों को ये बोलना है कि आप ज्यादा से ज्यादा आपका एक्सपोजर होना चाहिए। जो हम वो बात कर रहे थे ना कि करियर डिसीजन मेकिंग के अंदर दो लोग हैं, एक स्टूडेंट है और एक करियर ऑप्शन। तो करियर ऑप्शन तो हमको, अभी जैसे कोई बच्चा बोल रहा है मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, मालूम कितने लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, रोबोटिक्स होता क्या है, मालूम क्या है आपको। तो ये इंटरेस्ट जो है ना, ये एक्सप्लोर करने के लिए विजिट्स होना, इसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। चौथी चीज जो है वो पर्सनालिटी, कि हर स्टूडेंट अपने करियर की सिलेक्शन से पहले, डिसीजन लेने से पहले ये पता करने की कोशिश करे कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। अभी पर्सनालिटी का जैसे ही आप नेट पर गूगल पे कुछ सर्च करेंगे तो काफी चीजें आपको मिलेंगी। आप टेस्ट अपना दे सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, आप मैकेनिकल टाइप की पर्सनालिटी है, आपकी जो है वो सोशल पर्सनालिटी है, आप जो है वो मतलब डिफरेंट टाइप की जो पर्सनालिटी है वो 6 या 7 तरीके की अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो उसको डिवाइड किया हुआ है पर्सनालिटी को। तो आप, हमको बच्चों को ये कहना है कि भाई आप किस तरह की शख्सियत रखते हैं, ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप टीम में काम करना आपको अच्छा लगता है या नहीं, उसी तरह से आपको अकेले काम करना अच्छा लगता है, आपको आपका गुस्सा बिल्कुल नाक पर है, या आप जो है बहुत खुश मिजाज है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल सारे प्रोफेशन को कहीं ना कहीं टच करती हैं। जैसे आप बहुत गुस्से वाले हैं तो आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी, गुस्से में आप कुछ भी कर लेंगे। उसी तरह से आप गुस्से में हैं, गुस्से वाले हैं तो आप अच्छे शायद डॉक्टर, अच्छे नर्स नहीं बन सकते हैं, लेकिन गुस्से वाले हैं तो अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो अकाउंट्स वाले को, डिपार्टमेंट वाले को
कोई गुस्सा भी आए भी तो अपनी शीट फाड़ेगा, वो कंप्यूटर तोड़ेगा, वो नहीं नुकसान करेगा, किसी और को तकलीफ नहीं देगा वो। तो ये जो अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी है कि आप बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हैं, आप डिसिप्लिन वाले हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमको आईएएस बनना है। अब आईएएस बनना है लेकिन वो उनकी लाइफ में मतलब नॉर्मल 24 घंटे की लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, और वो चाह रहे हैं कि वो आईएएस ऑफिसर बने। तो जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो अपने करियर को कहीं ना कहीं रिलेट करती है। तो थोड़ा सा ये जो कनेक्शन है वो हमको बच्चों को बताना होगा, और दो चार चीजें उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एकेडमिक रिकॉर्ड। है ना, हमारे बच्चे अभी जो बोल रहे हैं ना एआई करने के लिए, एमएल करना है, या फिर डेटा साइंस में जाना है, रोबोटिक्स में जाना है। अब आप उनको कहिए कि बेटा आप अपने जो है 4th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की जरा रिजल्ट लाइए, और उसमें आपके मैथ्स के मार्क्स देखिए, साइंस के मार्क्स देखिए। अब अगर उसमें वो पुअर परफॉर्मेंस है मैथ साइंस के अंदर, कंटिन्यूस पिछले 8 साल में, पिछले 5 साल में, पिछले 50 साल में आपके मार्क्स अच्छे आए ही नहीं है मैथ्स और साइंस में, तो आप मतलब आप कैसे रोबोटिक्स में करियर करेंगे, कैसे आप डेटा साइंस में करियर करेंगे? क्योंकि कोर उसमें जो कॉम्पिटेंसी है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, वो आपका पुअर है, और आप जो है वो डेटा साइंस में करियर की बात कर रहे हैं। तो एकेडमिक रिकॉर्ड्स के जरिए हम करियर को कैसे मैच कर सकते हैं ना, उसको भी थोड़ा सा हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे अभी आप अगर करियर ऑप्शंस को सर्च करेंगे कि व्हाट आर द बेस्ट करियर ऑप्शंस फॉर 2030 2025 में बेस्ट करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, तो उसमें कॉर्पोरेट लॉयर आपको मिलेगा, उसी तरह से कंटेंट राइटर मिलेगा, आपको क्रिएटिव राइटर्स मिलेंगी, उसी तरह से अच्छे डिजाइनर मिलेंगे आपको बहुत सारे, तो उस तरह की फील्ड्स मिलेंगी। तो जो बच्चा ये डेटा साइंस और आईटी ये सब के चक्कर में जा रहा है, जाने वाला, उस बच्चे के अंदर अगर क्रिएटिविटी उसकी अच्छी है तो वो बजाय कोर इंजीनियरिंग के टेस्टिंग और ये एप्लीकेशन में जाने के, वो राइटिंग या फिर डिजाइनिंग उसमें जा सकता है। तो ये कहाँ से पता चलेगा? बच्चों के एकेडमिक रिकॉर्ड से। और एक आखिरी चीज, दो चीज बची हुई है बस, कि आप जो है वो अपना फैमिली सपोर्ट कितना है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसका क्या है ना। बहुत सारे बच्चों को अभी इतना लंबा टाइम नहीं है, गर्ल्स को भी बहुत ज्यादा लंबा टाइम कोई कोई पेरेंट्स नहीं देते कि भाई ये इतने साल में आपको करना है, बस जो कुछ कर सकते हैं आप 10th के बाद, आप 3 साल आ रहा आपको मौका मिलेगा। या कोई लड़का भी है घर में थोड़े इश्यूज है, तो ये थोड़ा सा हमको ये भी देखना रहेगा कि डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में आप ऐसे बच्चा जो जिसकी बहुत पुअर परफॉर्मेंस भी है, एवरेज परफॉर्मेंस है और पुअर माली हालत है, तो आप उसको अब आईआईटी और जेडबलई और नीट और जो है वो बड़े बड़े ऐसे इंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता रहे जो उसके लिए मतलब फाइनेंशियली भी उसको तकलीफ देगा। तो ऐसी फील्ड्स के बारे में आप उसको बताएं जिसके जरिए वो बहुत आसानी से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, कि आप हेल्थ और आपकी खासतौर पर फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है। और इस पर भी एक बड़ा मतलब आप में से जो बंदा सिर्फ मेंटल हेल्थ को लेकर, खासतौर पे जो यंगस्टर्स की मेंटल हेल्थ को लेकर अगर कुछ मॉड्यूल्स बनाना चाहता है, कुछ काम करना चाहता है ना, ही विल बी मींस उसकी बहुत डिमांड होगी, ये समझ लीजिए आप। तो हेल्थ वाइज भी करियर के ऑप्शन, जैसे कुछ फील्ड्स ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा वो फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, है ना, जैसे डिफेंस है, आर्मी नेवी एयरफोर्स है, उसी तरह से नॉटिकल साइंस है, मर्चेंट नेवी है, समंदर में रहना है 6 6 महीने, तो आपको फिजिकल टफ कंडीशन का सामना करना है। तो उसमें आपका जो हेल्थ है वो बहुत मायने रखता है बहुत। कोई भी आप मरीन इंजीनियरिंग का कॉलेज जाइए, वो मरीन इंजीनियरिंग के कॉलेज में सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो बच्चों की डिसिप्लिन और बच्चों की पूरा का पूरा हेल्थ पर होता है। उनके पास कोई भी मर्चेंट नेवी के कॉलेज के अंदर आपको अ, हम ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। सुबह 5 6 बजे से लेके रात में 9 बजे तक का पूरा सिस्टम, खाना पीना। तो ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें हेल्थ बहुत, स्पोर्ट्स के अंदर है कोई भी खिलाड़ी भी चांस मिला इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन वो बॉलिंग ही नहीं डाल पा रहा है, उसका कंधा दुख रहा है, उसकी नसें दब जा रही है, उसकी मसल्स के इश्यूज हो रहे हैं, तो कहाँ से वो मतलब
कर पाएगा। ओके, तो कुछ फील्ड जो है वो हेल्थ को बहुत डिमांड करती है, तो वो उस हिसाब से भी बच्चों को हम गाइड कर सकते हैं। और ये कुछ चीजें हैं, मतलब एकेडमिक स्ट्रेंथ आप बच्चों को कहें कि वो मालूम करें, उसी तरह से एकेडमिक वीकनेस भी मालूम करें। तो ये मैंने कुछ चीजें आपसे शेयर की है। ये पीपीटीज में इंशाल्लाह आपको दे दूंगा तहजीब साहब के जरिए, और जैसा सी टैग कहेगा उसके हिसाब से हम लोग जो है वो आगे भी आपके लिए कुछ चीजें करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल जो स्लाइड्स हमने देखी उसमें ये जो सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है वो आप थोड़ा वो आप देख लें। एक तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर आप तैयारी करें अच्छे से, कि प्रिंसिपल्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस है, और बाकी ये जो सारे पॉइंट्स है, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, एकेडमिक रिकॉर्ड, फैमिली सपोर्ट एंड हेल्थ, ये सारी चीजें मिलाकर एक बच्चे का एक ओवरऑल व्यू देती है, और उसके बेसिस पे बच्चा अपने लिए एक अच्छा करियर ऑप्शंस के लिए जा सकता है। तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ चीजें आपके सामने शेयर की हैं। अगर इसको लेकर कुछ आपके जहन में सवाल हो तो आप जरूर जो है पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला जो चीजें हमारे जबान से सही निकली हैं उसको आपके जहनों में डाल दें, और जो ऐसी चीजें थी जो काम की नहीं तो वो जहन से निकाल दें। तो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम रिजवान अहमद और मेरठ से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि जब हम बच्चे के सामने करियर पॉइंट्स रखते हैं और वे रखते हैं करियर का, तो बच्चा जिस करियर के बारे में सुनता है वो बनना चाहता है कि भाई मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। उसके दिल में एक लगन होती है। अभी जैसे हम पीपीटी देख रहे थे और आपकी क्लास ले रहे थे तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी आई थी जिन्हें सुनकर के बच्चा सोच सकता है कि भाई मैं ये बन सकता हूँ। उसके लिए लगन होती है, लेकिन फिर वो थोड़ी दिन बाद वो सिलेक्ट हो जाता है, फिर किसी और चीज के बारे में सुनता है तो चाहता है कि भाई मैं चलिए और आर्मी में ऑफिसर बन जाता हूँ या दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता हूँ या एक अच्छा टीचर जाता हूँ, लेकिन वो फिर उसके हिसाब से मेहनत नहीं कर पाता। तो उसके लिए क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे अ, हम लोगों को बच्चों को ये बताना है सबसे पहले कि आपके लिए करियर चॉइस का तरीका क्या है। साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल का पूरा जो हमारा अभी हमने जो तरीका बताया वो उस तक के पहले पहुंचाना जरूरी है कि भाई इस तरह से करियर को चॉइस किया जाता है, ये इस तरह से इस गाइडलाइंस पे जाएंगे आपके लिए आसानी होगी। कुछ बच्चे जो मैंने कहा ना कि वो एक करियर को लेकर चलते हैं, फिर उसमें एक तो ये होता है कि उसमें जाने के बाद नाकाम होते हैं और फिर रिवाइज करते हैं अपने करियर चार्ट को, करियर पाथ को। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी 9th में है, 10th में है, 11th में है, वो ट्राई एरर अभी तो बोल ही रहे हैं खाली। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमको जब 1-to-1 हम काउंसलिंग करेंगे ना, तो काउंसलिंग के वक्त हम लोगों को हर एक बच्चे का एक फाइल बनाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर एक फाइल लेता है पेशेंट की, उसके अंदर कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, कुछ कार्ड्स के पॉइंटर्स होते हैं, तो वैसे ही हम लोगों को कुछ एक परफॉर्मेंस चार्ट या कुछ इंडिकेटर्स जो है ना वो हम लोगों को बना के रखने चाहिए कि आप इस एक बच्चे को अगर कुछ मालूमात दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर चीजें आप पहले उससे मालूम कर लें। उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसके परफॉर्मेंस, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड, उसका लाइकिंग सब्जेक्ट, उसका क्या कहेंगे एक्टिविटीज, जो को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन कितना है, कौन कौन से एक्सटर्नल एग्जाम्स उसने दिया है, उसकी लाइकिंग फील्ड्स कौन कौन सी है। और उसी तरह से काफी कुछ क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चनर होते हैं, उसको हम लोग नोट डाउन करें। हम लोग उसको हमारी जुबान में उसको केस रिकॉर्ड बोलते हैं। तो वो केस रिकॉर्ड अगर हमने किसी बच्चे का बनाया हुआ है और फिर उसके बाद में पर्टिकुलर एक आप उसको गाइडेंस दे रहे हैं एक पर्टिकुलर फील्ड की जो उसके करियर के लिए बेस्ट हो सकती है, तो हमारे लिए क्या है कि उसको गाइड करना आसान होगा। लेकिन अगर मतलब नॉन टेस्टिंग गाइडेंस या नॉन केस रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए आप किसी को भी कुछ भी गाइड कर रहे हैं, तो हमको एक बैलेंस जवाब ही देना पड़ेगा। समझ में बात? एक एक होता है बंदा कि भाई हमारे पास कंटिन्यूस वो आ रहा है,
एक उसने अपने पेरेंट्स के साथ में हमको बोल दिया है, बता दिया है कि भाई सर जैसा बोलेंगे, सर की गाइडेंस में, रहनुमाई में आप करें, तो उसका अपने को पूरा थोड़ा सा अगर केस रिकॉर्ड हम लोग बनाकर चलेंगे तो हमारे लिए गाइडेंस करना उसके लिए आसान होगा। वरना तो बच्चे तो बोलेंगे अभी मैं एनडीए का ट्राई कर लेता हूँ, मैं नीट को ट्राई कर लेता हूँ। तो एनडीए को क्यों ट्राई करोगे आप? क्योंकि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है। आप एनडीए के एग्जाम में इंग्लिश और मैथ्स पूछा जाता है, वो दोनों अच्छा है या नहीं। उसी तरह से डिसिप्लिन 4 साल का एनडीए के कोर्स के अंदर आपने अगर कोई भी ट्रेनिंग से इनकार किया, कोई भी काम करने से मना किया, जो तो बॉन्ड आपने भरा है लाखों रुपए का, वो खत्म हो जाएगा, आपको भरना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम बताने के बाद उसको एनडीए के लिए तैयार करवाएं। खाली बस वो एनडीए बोल रहा है मेरे को आर्मी में जाना है, आप उसको भेज देंगे तो उसको जो उसके नेगेटिव पार्ट्स है, थोड़ा जो शायद उसको नहीं मालूम है, वो भी उसको बता दे तो फिर वो आगे सही डिसीजन ले।